हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। गाइज इससे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस कर चुका हूँ प्रमोशन मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स को कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राइस मिक्स और प्लेस मिक्स के ऊपर होगा। क्लियर है? जो भी टाइम लगेगा हमारा प्राइस मिक्स को डिस्कस करने में लगेगा। प्लेस मिक्स 3 से 4 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि उसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते थे जो हमारे टाइम लेते थे, वो आपके कोर्स से कंप्लीट रिमूव कर दिए गए हैं, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? चैप्टर नंबर 11 का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो भी लेक्चर अवेलेबल होंगे वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे। क्लियर है? आइए देखिए, सबसे पहले प्राइस मिक्स को डिस्कस करते हैं कि प्राइस मिक्स होता क्या है। गाइस देखिए, प्राइस मिक्स क्या है, यहाँ पर जितने भी डिसीजन मैं प्राइस से रिलेटेड ले रहा हूँ, प्राइस को फिक्स करने से रिलेटेड जितने भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, यदि मैं उन सबको एग्रीगेट करता हूँ, मैं उन सबको कंबाइंड करता हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है? प्राइस मिक्स कहलाता है। क्लियर है? आइए देखिए, ऑल द डिसीजन विच आर कंसर्न विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो हम प्राइस को फिक्स कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है और वो किसी सर्विसेज का भी हो सकता है। उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन है उन सबको यदि हम कंबाइंड करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? प्राइस मिक्स कहलाता है। क्लियर है? आप कहीं देखिए, प्राइस क्या होता है जनरली यहाँ पर मॉनेटरी टर्म में होता है प्राइस, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी शॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस आपको जो है वो मॉनेटरी टर्म में बताता है। मॉनेटरी टर्म का मीन्स क्या है यहाँ पर, जिसको मैं मनी की फॉर्म में काउंट कर सकता हूँ। 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, ये सब क्या है यहाँ पर एक मॉनेटरी टर्म है। क्लियर है? क्योंकि नॉन मॉनेटरी टर्म में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बदले हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने का, इस देखा होगा आपने, बार्टर सिस्टम सुना होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के बदले हम दूसरे प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे, जिसके लिए यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी जरूरी है। लेकिन गाइस मनी के यदि हम मॉनेटरी टर्म में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं तो उसके लिए गाइस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सीधा उसको मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? वो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, हम उसको मनी प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए गाइस जो जनरली प्राइस होता है वो किस टर्म में होता है? यहाँ पर मॉनेटरी टर्म में होता है। ठीक है? डिसीजन इंक्लूड डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू बेसिक प्राइस, डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड एक्सेट्रा। गाइस देखिए, जो भी हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे वो प्राइस से रिलेटेड हो सकता है, या जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है उस पर हमें कितना डिसीजन अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराना है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर है, उनको हमें कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कराना है, उससे रिलेटेड भी जो भी डिसीजन लेता हूँ मैं, वो भी किस में काउंट होता है? मेरे प्राइस मिक्स में काउंट होते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए कुछ फैक्टर देखते हैं जो मेरे इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं? यदि मुझे अपने प्राइस का, यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट का प्राइस मुझे फिक्स करना है तो कुछ फैक्टर मुझे ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर देखिए, टू मैक्सिमम प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस। अब गाइस देखिए, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, यदि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट को कब मैक्सिमाइज कर सकता हूँ मैं? मेरी कॉस्ट आ रही है यहाँ पर 2 रुपीज़, अब मुझे इस पर प्रॉफिट चाहिए 3 रुपीज़, तो कब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 3 रुपीज़? सिंपल सा है गाइस, यदि मैं इसको 3 रुपीज़ इसमें ऐड करके इसको सेल्स करता हूँ मार्केट में, तभी मैं यहाँ पर कितने रुपये अर्न कर सकता हूँ? प्रॉफिट 3 रुपीज़। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेरा प्रॉफिट को 4 रुपीज़ अर्न करना। तो गाइस देखिए, इस केस में क्या होगा, मैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल्स करूँगा वो कितने का करूँगा? 6 रुपीज़ का। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर यदि मेरा प्रॉफिट मोटिव है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है फर्म का वो प्रॉफिट मोटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि गाइस हम यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस को चार्ज करेंगे। क्लियर? सेकंड देखिए, यदि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गाइस देखिए लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, यहाँ पर मार्केट का जो है मुझे अपनी लार्ज शेयर मार्केट में क्रिएट करना है, तो उस केस में क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर जो प्राइस चार्ज करूँगा अपने कस्टमर से वो लो करूँगा, क्योंकि लो प्राइस में क्या होता है कि ज़्यादा सेल्स होती है। आपने देखा होगा डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है गाइस, जैसे ही मेरा प्राइस जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कस्टमर यहाँ पर कब डिमांड करेगा गाइस? जब उसको सेम प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे अवेलेबल होगा तो वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि मेरी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो गाइस देखिए, फर्स्ट हमने देखा यदि हमारी फर्म का मोटिव जो है यहाँ पर मेन मोटिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम हाई चार्ज करेंगे, और यदि हमारी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेल्स को इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, अपना जो हमारा मार्केट शेयर है उसकी वेल्थ को क्रिएट करना है, तो उस केस में क्या होगा गाइस, हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। क्योंकि लो प्राइस में यदि चार्ज करता हूँ तो मेरे कस्टमर जो है मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेंगे। क्लियर है? देखिए, फर्म इज ऑपरेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, यदि जो हमारी फर्म है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में गाइस ऑपरेट कर रही है, जो भी वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है उसके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर अवेलेबल है मार्केट में, सेम प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं एट लोअर कॉस्ट, तो गाइस उस केस में क्या होगा, जो हम कस्टमर से प्राइस को चार्ज करेंगे वो लो करेंगे। किसकी कंपेयर में लो करेंगे? जो मेरी कॉम्पिटिटर फर्म अवेलेबल है, यदि वो किसी भी प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ का सेल्स कर रही हैं, जो प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को वो 10 रुपीज़ का सेल्स कर रही हैं, तो हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रखेंगे वो 9 रुपीज़ रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म में जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। गाइस जैसे ही मेरी मार्केट में गुडविल क्रिएट्स हो जाएगी, मैं
अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे यहाँ पर अपने कॉस्ट को लो ही रखना होगा। क्लियर है? आइए सेकंड आता है यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब गाइस देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती है यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट करती है किसको? प्राइस को। क्योंकि गाइस देखिए प्राइस में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मेरी इन्वॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जो भी एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं, हमारी फर्म जो भी एक्सपेंसेस बियर कर रही है वो सब इंक्लूड होते हैं किसमें? प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 रुपीज़ आ रही है, उस पर मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ रहे हैं 3 रुपीज़। तो आप खुद बताइए, मैं उसको 2 रुपीज़ पे तो सेल्स करूंगा नहीं, क्योंकि ये जो 3 रुपीज़ है इनको मैं घर से नहीं दूंगा। तो यहाँ पर गाइस देखिए ऑटोमेटिकली किस में इंक्लूड हो जाती है? प्राइस में, क्योंकि हम जो इसको सेल्स करेंगे प्रोडक्ट को 5 रुपीज़ का करेंगे मार्केट में। अब गाइस देखिए 2 रुपीज़ की यहाँ पर क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, 3 रुपीज़ मुझे एक्सपेंसिस बेयर करने पड़े। अब गाइस देखिए मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल्स करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, उससे मेरा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना है। तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करूँगा। मान के चलते हैं 1 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है यहाँ पर, तो गाइस देखिए इस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगा वो कितना रुपये फिक्स करेंगे हम? 6 रुपीज़। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो भी मेरी डायरेक्ट इफेक्ट करती है किसको? प्राइस को। आइए देखिए प्राइस शुड बी इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। का जो भी प्राइस है यहाँ पर सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, सेलिंग एक्सपेंसेस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, या कोई भी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर को सैलरी पे करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, वो सब किससे कवर करता है? यहाँ पर प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो वो इन सब एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है। सेकंड देखिए प्राइस शुड बी रिकवर टोटल कॉस्ट। गाइस प्राइस जो है यहाँ पर मेरी जो टोटल कॉस्ट लग रही है उसको रिकवर करेगा ही करेगा। टोटल कॉस्ट क्या होती है? मेरी फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब गाइस देखिए यदि मेरी किसी कारण से वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, रिकवर नहीं हो रही है, तो उस केस में मैं अपने बिजनेस को सिट डाउन कर दूंगा। मुझे अपने बिजनेस को करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी रिकवर कॉस्ट ही यहाँ पर जब मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं बिजनेस करने का मेरा फ़ायदा क्या है? क्लियर है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी? मैं प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ, मुझे जो है उसका एक्सपेंसेस बेयर करने ही करने हैं। जैसे रेंट, गाइस जिस भी बिल्डिंग पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो मैंने रेंट पे ली हुई है। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करूँ या प्रोडक्शन ना करूँ, मुझे रेंट पे करना ही करना होगा। मैं सामने वाले पर्सन को ये नहीं कह सकता कि सर इस मंथ से मैंने प्रोडक्शन नहीं कराया तो आप मुझसे इस मंथ का रेंट नहीं लीजिए, धक्के मार के बाहर निकाल देगा मिनट से पहले। क्लियर है? तो इसलिए हमें रेंट तो पे करना ही करना होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। मेरा यदि प्रोडक्शन में 0 कर देता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी क्या होगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो गाइस वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? कंप्लीट प्रोडक्शन पे। अब जितना हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है तो वो कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए। यदि वो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही तो हमारे बिजनेस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। क्लियर है? आइए देखिए बट इन सर्कमस्टांसिस, गाइस देखिए कुछ सर्टेन ऐसे सर्कमस्टांसिस है जिसमें हमारी जो टोटल कॉस्ट है, ऑल कॉस्ट जितनी भी हमारी वो रिकवर नहीं होती। लेकिन कब नहीं होती? ओनली एंड ओनली शॉर्ट रन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्म है वो कॉम्पिटिटर मार्केट में जो है ऑपरेट कर रही है। अब गाइस जितने भी मेरी कॉम्पिटिटिव फर्म है उनको यहाँ पर compete करने के लिए मैं क्या करूँगा? उनसे लो ही प्राइस रखूँगा, उसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो या ना हो, लेकिन मुझे क्या करना है? यहाँ पर उनको compete करना है। जैसे ही मेरी फर्म जो है यहाँ पर ऑपरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में, मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर शॉर्ट रन में क्या होता है ना, काफ़ी टाइम शॉर्ट रन में हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाते, लेकिन लॉन्ग रन में हम डेफिनेटली उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर देते हैं और अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए थर्ड आता है यहाँ पर डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में। आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था डिमांड में कि डिमांड क्या होती है? व्हेन ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज ए पर्टिकुलर क्वांटिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। अब गाइस देखिए हमने देखी थी डिमांड में इलास्टिक भी होती है और इनइलास्टिक भी होती है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि जो डिमांड मेरी चेंज हो जाएगी हम उसको क्या कहते थे? इलास्टिक। और जो डिमांड मेरी चेंज नहीं होगी उसको हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर है? तो गाइस देखिए यदि मुझे लगता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो मैं अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस चार्ज करूँगा वो काफ़ी हाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज ही नहीं होगी। आज मैं 100 यूनिट को सेल कर रहा था तो कल भी मैं 100 यूनिट को ही सेल करूँगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि मेरी डिमांड इलास्टिक है, कि मैंने जैसे ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करा मेरी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? मैं लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल्स करूंगा मार्केट में। क्लियर है? देखिए इफ़ द डिमांड इज रिलेटिवली मोर देन सप्लाई हायर प्राइस कैन बी फिक्स्ड।
अब गाइस देखिए कंडीशन ये भी हो सकती है कि डिमांड मेरी ज़्यादा है लेकिन हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो अपनी सप्लाई को यहाँ पर कम्पीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी डिमांड है उसको थोड़ी कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है हाई कर दूँगा। आपने देखा होगा डिमांड और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है कि मेरा प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, मेरी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? इन सब बातों को आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने 11th में पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए लॉ ऑफ डिमांड देखिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कंज्यूमर्स परचेज मोर एट लेजर प्राइस। भाई जितना कम प्राइस होगा उतना ज़्यादा परचेज करता है कोई भी कस्टमर हो, मेरा कोई भी कंज्यूमर हो, यहाँ पर जितना कम प्राइस पे उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा परचेज करेगा। इफ़ द डिमांड इन इलास्टिक, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर यदि मेरी डिमांड जो है इन इलास्टिक है तो हम क्या करेंगे, हाई प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारी डिमांड इलास्टिक है तो उस केस में क्या होगा, हम लोअर प्राइस को फिक्स करेंगे। देखिए फोर्थ आता है यहाँ पर मेरा कंपटीशन इन द मार्केट। गाइस देखिए कंपटीशन क्या अवेलेबल है मार्केट में, यदि कंपटीशन काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उस केस में जो हम प्राइस को फिक्स करेंगे गाइस वो लो प्राइस फिक्स करेंगे। क्लियर है? देखिए प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर फिक्सिंग प्राइस। जो भी मेरी कॉम्पिटिटर फर्म मार्केट में अवेलेबल है उनको मुझे गाइस ध्यान में रखना होगा प्राइस को फिक्स करने से पहले कि सेम प्रोडक्ट को वो कितने रुपीज़ में सेल्स कर रही है जो मेरी कॉम्पिटिटर फर्म है। अब गाइस देखिए वो 9 रुपीज़ का सेल्स कर रही है और मैं अपने प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ का सेल्स करूँ तो मेरे से कौन परचेज करेगा, हर कोई किस पे जाएगा, जो मेरी कॉम्पिटिटर फर्म है। तो मुझे अपना प्राइस को ऐसे रखना होगा, या तो मैं 9 रुपीज़ रखूँ, 9 रुपीज़ रखूँगा तब भी गाइस मेरा प्रोडक्ट सेल्स होने की जो है यहाँ पर संभावना है कि हाँ भाई सेल्स हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे, कि मेरी कॉम्पिटिटर फर्म की क्या क्वालिटी है और मेरे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। या गाइस मैं इस प्रोडक्ट का जो है प्राइस को 8 रुपीज़ कर दूँ तो 8 रुपीज़ करूँगा तो क्या होगा, डेफिनेटली मेरे प्रोडक्ट की सेल्स होगी मार्केट में, क्योंकि जो मेरी कॉम्पिटिटर फर्म है वो कितने का सेल्स कर रही है, 9 रुपीज़ का सेल्स कर रही है। क्लियर है? तो इन सब बातों को आपको समझना होगा। आइए थर्ड आता है गाइस देखिए यहाँ पर, फिफ्थ जो मेरा लास्ट आता है वो आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टू बी फिक्स्ड एज पर द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गाइस देखिए हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होता है प्राइस को फिक्स करने से पहले, कि कोई प्रोडक्ट हमें 5 रुपीज़ का अवेलेबल हो रहा है तो हम उसको ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज़ में सेल्स करेंगे, डबल प्रॉफिट नहीं कर सकते गाइस। उसमें जितने की हमने कॉस्ट लगाई है उतने का प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता गाइस। कुछ गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हमें ध्यान में रखते हुए अपने प्राइस को फिक्स करना होता है। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देगी हमारे बिजनेस में। उसकी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं। अब गाइज आपको पता है कि गवर्नमेंट के फंडे में एक बार कोई पड़ गया तो वो डेफिनेटली पड़ गया। क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने फॉर्म किए उनको हमें ध्यान में रखना होता है प्राइस को फिक्स करने से पहले। तो कोई भी बिजनेस मैन है ना गाइज, उसको हमें देखने में लगता है कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। गाइज प्रॉफिट अर्न कब करता है, जब वो अपने टर्नओवर को इंक्रीज करता है, यहाँ पर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये नहीं है कि उसका प्रोडक्शन यहाँ पर 100 यूनिट था और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा था गाइज यहाँ पर 200 रुपीज़, तो ऐसा नहीं होगा कि आफ्टर सम टाइम वो इसी 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे जो है 500 प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कब करेगा वो डेफिनेटली अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। इन 100 क्वांटिटी को जो मैन्युफैक्चर कर रहा था इसको इंक्रीज करेगा, जब भी वो अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है गाइज। क्योंकि उसने ऐसा किया, डायरेक्ट ऐसा किया, तो गाइज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उस पर फॉलो हो जाएंगे। आपको पता है कि वहाँ पर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देगी वो। आइए थर्ड यहाँ पर आता है गाइज मेरा जो है प्लेस मिक्स। क्लियर? प्लेस मिक्स देखिए, प्लेस मिक्स क्या होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है अभी, क्लियर है, जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है उसको मैं किस प्लेस पर कितने टाइम में अवेलेबल करा रहा हूँ अपने कस्टमर के लिए। अब ऐसा नहीं होगा गाइस कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा प्रोडक्ट को, नहीं। जब कस्टमर की डिमांड होगी, जब कस्टमर परचेज करना चाहता है उसी टाइम हमें अवेलेबल कराना होगा। यदि हमने उस टाइम उस प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं कराया तो हमारा कस्टमर जो है, हमारी कॉम्पिटिटर फर्म जितनी भी अवेलेबल है उनके पास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? देखिए combination of all the decision related to make the product available to customer for purchase and consumption। हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं किसके पास, कस्टमर के। किस लिए? ताकि वो परचेज कर सके और उसका कंजम्पशन कर सके। अब जिस टाइम पे उसको कंजम्पशन करनी थी उसी टाइम पे हमने प्रोडक्ट को अपने अवेलेबल नहीं कराया तो वो क्या होगा, डेफिनेटली किस पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरी कॉम्पिटिटर फर्म पे शिफ्ट हो जाएगा। वो उससे परचेज करेगा और एक बार उससे परचेज किया और उसको उसकी क्वालिटी पसंद आ गई, उसका प्राइस पसंद आया तो गाइज वो अनडेफिनेटली क्या होगा, उससे ही परचेज करेगा ऑलवेज। क्लियर है? आइए देखिए, द मार्केटर नीड टू मेक श्योर डेट the product is available at the right quantity at right place at right time। क्लियर गाइस?
जो भी मार्केटर है उसको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में और राइट प्लेस पर अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने राइट टाइम पर तो अवेलेबल करा दिया, लेकिन जो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड आ रही थी वो दिल्ली से आ रही थी, हमने क्या करा, अपने जयपुर में अवेलेबल करा दिया राइट टाइम पर। तो आप समझ सकते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो दिल्ली में डिमांड थी, लेकिन हमने दिल्ली में सेल ना करके कहाँ सेल कर रहे हैं, हम उसको जयपुर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम पे जिस प्लेस पर डिमांड आ रही है उसी प्लेस पर उसी टाइम पे हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं, और जितनी क्वांटिटी में आ रही है उतनी क्वांटिटी में हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं। ऐसा नहीं होगा गाइस कि किसी कस्टमर ने डिमांड करी 100 यूनिट प्रोडक्ट की, हम उसको 50 अवेलेबल करा रहे हैं। क्लियर है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब गाइस देखिए, कुछ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते थे कि हम अपने प्रोडक्ट को किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस किस तरीके से प्लेस पर अवेलेबल करा सकते हैं। आज देखिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या होता था, क्लियर है, कि कितनी पार्टी इन्वॉल्व होगी उसमें। जो यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रही थी किसको, प्रोडक्ट अवेलेबल कराने में कस्टमर तक। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या होता था, सबसे पहले मेरा आता था मैन्युफैक्चरर, जो कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर परचेज कर रहा है किससे, मैन्युफैक्चरर से। तो यहाँ पर क्या होता था कि टाइमली अवेलेबल हो जाता था और उसको राइट प्लेस पर अवेलेबल हो जाता था। क्लियर? सेकंड आता था मेरा मैन्युफैक्चरर से कौन परचेज कर रहा है, रिटेलर। और रिटेलर से कौन परचेज कर रहा है यहाँ पर, कस्टमर। कस्टमर कौन है गाइस, जो यहाँ पर डायरेक्ट अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उसको यूज़ कर रहा है, उसका मोटिव जो है फर्दर रीसेल का नहीं है। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरर से यदि कस्टमर परचेज कर रहा है तो उसमें कोई भी बीच में इंटरमीडिएटरी अवेलेबल नहीं है गाइस। देखिए यहाँ पर लेकिन क्या होता है, सेकंड में आपने देखा कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर परचेज कर रहा था और रिटेलर से कौन परचेज कर रहा था, यहाँ पर कस्टमर। थर्ड देखिए, मैन्युफैक्चरर से कुछ एजेंट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एजेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लोअर कॉस्ट पे जो है उसको परचेज करते हैं और अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको होलसेलर को यहाँ पर सेल्स करते हैं। अब गाइस देखिए, होलसेलर का यहाँ पर ये तो बैठा नहीं है कि उसने जो है एजेंट से 7 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज किया तो आगे इसको भी 7 रुपीज़ का सेल्स कर देगा, नहीं। अब उसमें वो अपने प्रॉफिट को ऐड करेगा, फिर उसको रिटेलर को सेल्स करेगा। मान लीजिए उसने 1 रुपीज़ अपने प्रोडक्ट को ऐड करा, उसने 8 का आगे सेल्स किया। क्लियर है? यहाँ से उसको कितने का मिला था, 6 रुपीज़ का। अब गाइस देखिए, रिटेलर भी कुछ ना कुछ अर्न करेगा। क्लियर है? अब रिटेलर ने क्या करा, अपना 1 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया और यहाँ पर कस्टमर को सेल्स कर दिया। तो गाइस देखिए, कस्टमर पे वो प्रोडक्ट जो है लास्ट में कितने रुपीज़ का आया, 9 रुपीज़ का, लेकिन चला कितने था स्टार्टिंग में, 6 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पर सबसे बेनिफिशियल कौन होता है हमारे लिए, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। 6 रुपीज़ का था, डायरेक्ट इसने परचेज कर लिया 6 रुपीज़ में। क्लियर है? लेकिन इन सब बातों में आपको जो है ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके कोर्स से कंप्लीट रिमूव हो चुके हैं। देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कि फिजिकली हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे प्रोडक्ट को। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या होता था, ऑर्डर प्रोसेसिंग होती थी कि कोई भी कस्टमर है यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता था कि हम देखते थे कि उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ नहीं हुआ, राइट क्वान्टिटी में अवेलेबल हुआ, जो उसकी क्वालिटी थी उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल कराया गया या नहीं कराया गया। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं। क्लियर है? आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। तो इम्पोर्टेंट कौन है यहाँ पर, प्राइस मिक्स है। प्राइस मिक्स में हमने कुछ बातें डिस्कस की हैं। जितने भी डिसीजन हम प्राइस से रिलेटेड ले रहे हैं, अपने प्राइस को फिक्स करने से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट के, वो मेरा क्या कहलाता था, प्राइस मिक्स। कुछ फैक्टर देखे हमने, सबसे पहला आता था मेरा प्राइस ऑब्जेक्टिव, सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड हमने देखा डिमांड, फोर्थ कंपटीशन क्या है मार्केट में, और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी। सेकंड हमने डिस्कस किया प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को राइट टाइम पे राइट कस्टमर तक अवेलेबल करा दें एंड राइट क्वांटिटी में अवेलेबल करा दें। ये मेरा क्या कहलाता है, प्लेस मिक्स कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपके साथ बस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, बस आपको इतना है। ये आपके कोर्स से कंप्लीट रिमूव हो चुके हैं, तो आपको स्टडी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेस मिक्स पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। क्लियर है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।